Next topic is conservation of momentum. What do you mean by conservation of? Conservation means which is not affected by any circumstances, which remains the same, जो हमेशा सेम रहता है, उस पर किसी चीज का असर नहीं होता, कंजर्व्ड है, ठीक है ना. तो इट स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि बाहरी दुनिया से कटा हुआ है, जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई भी असर नहीं हो रहा है. वेयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन इट. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई भी जो है फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रहा. जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम हमने ले लिया, ये एनक्लोज्ड सिस्टम है, इसको हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो हमने पार्टिकल लिए हैं. एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है. ए और बी हमने दो पार्टिकल लिए, ठीक है ना. तो ये कह रहा है कि इनकी जो टोटल मोमेंटम होगी, ठीक है ना, वो बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना. यानी कि द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, वो हमेशा उतनी रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है ना. कंजर्व्ड मीन्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगी उसकी वैल्यू. और यू कैन से द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स ऑन इट. तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. कब आएगा कांस्टेंट? अगर उस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लग रहा है, यानी कि जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है. तो ये हम इसको प्रूव करेंगे अभी कि P जो है कांस्टेंट कैसे आएगा. तो दो पार्टिकल ले लिया हमने A और B, जिसका मास m1 m2 है. और ये अब देखिए ये पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स आप मान सकते हो इनको. तो एयर के पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं है. तो ये मान लीजिए इनकी जब आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया आपने, तो उस वक्त इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? u1 और u2 है. तो u क्या है? u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी. तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और u2 बिफोर कोलिजन, ठीक है ना. कोलाइड मतलब ये आपस में टकराने से पहले की इनकी वेलोसिटी है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये जब कोलाइड करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, जब इनके अंदर कोलिजन होती है, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के ऊपर जब टकराएंगे तो कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे. तो FAB क्या है? फोर्स ऑन A ड्यू टू B. यानी जब टकराए तो B ने A के ऊपर क्या फोर्स लगाया. इसी तरीके से FBA यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A. और ये दोनों क्या है? एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि दोनों फोर्स क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये, ठीक है ना. लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी. तो जब टकराएंगे तो टकराने के बाद हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहे थे पहले, हो सकता है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, और होगी भी, ठीक है ना. तो और इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी टकराने के बाद. तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी आफ्टर कोलिजन वो क्या होगी? A की तो होगी v1 और B की होगी v2. तो v1 v2 आर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना. और इनकी डायरेक्शन भी चेंज जाएगी यहाँ पे. तो ये तो हो गई फाइनल वेलोसिटी. फिर लेट द टू बॉडीज A एंड B हैव मासेस m1 m2, लेट देयर वेलोसिटीज भी u1 u2. और हम ये मान लेते हैं कि u1 की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है u2 से, जो A पार्टिकल है, ताकि वो B पार्टिकल से जाके टकराए, ठीक है ना. क्योंकि उसके पीछे पीछे था, तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये उससे जाके कोलाइड कर लेगा. तो इसलिए जस्ट हमने ये लिया है कि v1 इज ग्रेटर देन v2. ये जस्ट हमने एज्यूम किया है. देयरफॉर जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम. तो A पार्टिकल की मोमेंटम क्या होगी? m1 u1. ये कौन सी है? u1 इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी है. तो ये मोमेंटम कौन सी आ गई? इनिशियल मोमेंटम आ गई ऑफ पार्टिकल A. और ये आ गई इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल B. देयरफॉर टोटल इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी बिफोर कोलिजन? तो PA प्लस PB, और इसको I मान लेते हैं साथ में, इनिशियल लगा देते हैं, I लगा देते हैं साथ में. तो PAI प्लस PBI, ठीक है ना, ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगी. तो इसको ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं PI इनिशियल मोमेंटम, ठीक है. इन दोनों को ऐड कर दिया, ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम. फिर कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी मैंने बताया था v1 और v2 हो जाती है. तो उसके बाद जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो हमने क्या कर दिया? m1 v1 प्लस m2 v2. जैसे यहाँ पे क्या था? इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर दिया था, ऐसे हम फाइनल मोमेंटम को ऐड कर देंगे. तो फाइनल मोमेंटम को आप ऐसे भी लिख सकते हो P और F, ठीक है ना. तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया. तो ये तो था इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया फाइनल मोमेंटम. अब हमें क्या प्रूव करना है कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ.
कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो ये कैसे प्रूव करोगे? तो एफ ए बी क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए ड्यू टू बी, और एफ बी क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू ए। तो एफ ए बी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो फोर्स होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है। तो एफ कैन बी रिटन एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स को। और चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम तो वो हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। तो एम और वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम पार्टिकल ए की बात कर रहे हैं कि तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ए पार्टिकल की बात कर रहे थे, तो उसी की हम वेलोसिटी लेंगे u1 इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v1। ऐसे हम ले लेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो यहाँ पार्टिकल बी की बात हो रही है, तो उसकी मोमेंटम भी सेम आएगी m, और ये हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन टी। और फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है ना। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए। अब क्या करना है, इसको इक्वेट करना है, तो t से t कट जाएगा आपका, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है ना। अब क्या करना है, m1 v1 और m2 v2 इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और m1 u1 और ये उधर ले जाइए, तो प्लस m2 u2 इसको राइट हैंड साइड में रखिए। तो m1 v1 और m2 v2 ये क्या है? मास, ये फाइनल मोमेंटम के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए और ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। तो ओवरऑल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके पी एफ फाइनल मोमेंटम, और इसी तरीके से इसका जो आएगा वो आएगा इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या थी? इनिशियल मोमेंटम ये थी, और आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम क्या थी? ये थी। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों की मोमेंटम क्या है? सेम है। इसका मतलब कि जो टोटल मोमेंटम होती है सिस्टम की वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, कंजर्व्ड रहती है। अगर हम चेंज की बात करें कि कितना चेंज हुआ, तो कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे डेल्टा पी क्या आएगा? 0 आएगा। तो डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो वो कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो दोनों को जब माइनस करोगे, इसको उधर ले जाओ, तो एफ पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। देयरफॉर मोमेंटम इज कांस्टेंट, दस मोमेंटम रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है मोमेंटम आपका सेम रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, ये जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हर जगह लागू होता है। इसी को एक छोटे से एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो रॉकेट का जो एक्सपल्शन है, ठीक है ना, जो रॉकेट प्रोपेल करता है एटमॉस्फेयर की स्पेस की तरफ जब जाएगा, तो उसमें जो फ्यूल वगैरह जो बर्न होते हैं, तो वहाँ पे मोमेंटम कैसे कंजर्व्ड रहता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, रॉकेट प्रोपल्शन की हम बात कर रहे हैं कि रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट का मास कितना है? कैपिटल एम। इनिशियली मास ऑफ रॉकेट, रॉकेट का मास कितना है? कैपिटल एम ले लिया हमने, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वी है, कैपिटल वी, ठीक है ना। तो इनिशियली इसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि एम वी, ये उसकी होगी इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद जब हम इसको इग्नाइट करेंगे, जब इसको ऑन कर देंगे, तो ये क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है ना। और उस दौरान इसका कुछ फ्यूल जो है वो बर्न होगा। तो फ्यूल जब बर्न होगा तो टोटल मास पहले क्या था? एम था, और उसमें से ये जो मास है, जो फ्यूल जो बर्न हो गया, ये मान लीजिए इसका मास है स्मॉल एम, तो ये मास इसमें कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो मास ऑफ इजेक्टेड फ्यूल, जो फ्यूल इजेक्ट हो गया उसका मास तो m है, और वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैसेस, जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो गैस निकल रही है बाहर, वो वेलोसिटी क्या है? v डैश है, मान लो, ठीक है ना। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, जो फाइनल स्टेज में जो मास होगा, नया जो मास आएगा रॉकेट का, वो कैपिटल M माइनस स्मॉल m हो जाएगा। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, ये तो थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और ये थी v डैश उसकी फाइनल वेलोसिटी। ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्यों?
क्योंकि देखिए एक्शन एंड रिएक्शन में क्या होता है कि गैसेस जिस स्पीड से बाहर निकलती हैं उसी स्पीड से वो अपोजिट फोर्स भी लगाएंगी, ठीक है ना। तो जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ गैसेस निकल रही हैं वही वेलोसिटी है उसको ऊपर की तरफ ढकेल रही हैं, यानी कि इसके साथ एक वी डैश ऊपर भी आएगा, ठीक है ना। यानी कि हम इसके साथ प्लस कर सकते हैं, वो प्लस वी डैश जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। क्योंकि वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गैसेस निकलेंगे उसी वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ ढकेलेंगे, तो वो वेलोसिटी भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के अंदर ऐड हो जाएगी मान लो। तो फाइनल मोमेंटम में क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास में क्या चेंज आ गया, कैपिटल एम में से स्मॉल एम माइनस हो गया, प्लस वेलोसिटी जो है इसकी वो बढ़ जाती है। तो अब देखिए जो फाइनल मोमेंटम है वो भी उतना ही रहेगा जो इनिशियल मोमेंटम था। कैसे रहेगा कि मास तो देखिए कम हो रहा है क्योंकि कैपिटल एम में से कुछ फैक्टर हमने निकल गया, कुछ फ्यूल जो है इसका बर्न आउट हो गया, तो मास तो उसका कम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जिस रेशियो से ये कम हो रहा है उस रेशियो से ये बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का वो जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम के ही बराबर होगा, ठीक है ना। सिंस मास डिक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इंक्रीजिंग कीप्स द फाइनल मोमेंटम सेम एज डेट ऑफ इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर ही चलेगा, ठीक है ना। तो वी कैन से डेट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसने v ली है, इसका मतलब जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तब ये जो रॉकेट है वो ऑलरेडी फ्लाइट के दौरान है, ठीक है ना। मतलब ग्राउंड पे रुकी नहीं है, अगर ग्राउंड पे रुकी रहती तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती उसकी, लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑलरेडी फ्लाइट मोड में है, ये चल रही है, ठीक है ना। तो वो हमने वहाँ से जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की थी तब उसकी वेलोसिटी v थी, और जब हम उसको फाइनली जहाँ तक उसको हमने ऑब्जर्व किया है वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, v प्लस वी डैश, ठीक है ना। तो इसमें मत कन्फ्यूज होना। तो देखिए अब इसको ऐसे समझिए आप कि ये जो कॉन्सेप्ट भाई एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो भी वैल्यू सेम आ रही है। जैसे मान लीजिए ये है 8 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। तो 8 2 जा 16। अब इसको हम कम करते हैं, इसको मैंने कम कर दिया, हाफ कर दिया 4, और इसको मैं इसको हाफ कर देता हूं और इसको मैं क्या कर देता हूं, डबल कर देता हूं। मतलब जितना इसको इसमें जितना कम किया उसमें इतना बढ़ा दिया, इसको हाफ कर दूंगा तो इसको डबल कर दूंगा, तो डबल कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है ना। तो ये जिस रेशियो से घटा ये उसी रेशियो से बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, ये भी 16 आएगा। और इसको और आप फर्दर कम कर दीजिए, इसको फिर से आप हाफ कर दीजिए, ठीक है ना, इसका हाफ कर दीजिए, और यहाँ पे जो है इसका डबल कर दीजिए आप। तो अब भी कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो सबका जो आंसर है वो क्या आएगा, 16 आएगा। तो देखिए ये घट रहा है जिस रेशियो में, ये उसी रेशियो में बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि मास घट रहा है लेकिन उसी हिसाब से वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा, और किसके बराबर आएगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पे भी क्या है, कंजर्व्ड है।